नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। केंद्र की मोदी सरकार को दलित विरोधी बताकर विपक्ष पिछले कई दिनों से घेर रहा है। मायावती ने इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक आवाज उठाई और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। लेकिन केंद्र की तरफ से अब केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री हैं रामदास अठावले ने मायावती पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। अठावले ने कहा कि मायावती को यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में तीन बार बीजेपी के सहयोग से ही वो मुख्यमंत्री बनी। अठावले ने कहा कि मायावती आज भी हिंदू धर्म को मानती हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। हालांकि वो कई बार घोषणा कर चुकी हैं धर्म परिवर्तन की, लेकिन आज भी हिंदू बनी हुई हैं। ऐसे में आज जो मैं सवाल उठाने वाला हूं, मोदी के मंत्री ने क्यों दलित अपनाए बौद्ध धर्म की बात कही और दलितों के धर्म परिवर्तन के अत्याचार है या राजनीति? और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया और अशोक भारती, जाने माने दलित चिंतक, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब, इत्तेफाक रखते हैं, सही सलाह दी रामदास अठावले ने मायावती को, बौद्ध धर्म अपनाए? नहीं, देखिए, अठावले जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बात किया है उसको समझने की कोशिश की जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात की है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात की है। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध मत के अनुयायी हो गए थे और लास्ट समय में उन्होंने अपने मृत्यु होने के लगभग 1 महीने 20 दिन पहले उन्होंने बौद्ध मत को अपनाया था। वो ठीक है, तो मायावती को सही सलाह दी क्या? कि अगर मायावती जी नहीं, ये उन्होंने एक अपनी सलाह दी, क्योंकि अठावले जी भी बौद्धिस्ट हैं। सही थी और कि गलत थी? महाराष्ट्र दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए क्या? यही तो कह रहे हैं ना वो। नहीं, वो दलितों की बात नहीं किया है, उन्होंने केवल मायावती जी को बोला है। अच्छा, मायावती अकेले बौद्ध धर्म अपना लेंगी, उनके साथ करोड़ों दलित नहीं जाएंगे? कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, करोड़ों दलित नहीं जाएंगे। अठावले जी ने मायावती जी को सलाह दिया है। अब इसमें वहाँ दलित समाज की कहाँ बात है? वो दलित समाज की नेता नहीं है क्या? उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार उनको दिया है। नहीं, यही तो जो ये नुआंसेस आ रहे हैं ना, यही तो खेल है। ये मायावती को घेरने की कोशिश है। जब आप घिरे हुए थे, वो बीजेपी के हनुमान बनकर आ रहे हैं क्या? कि बीजेपी जो उना में क्या हुआ, गुजरात में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह ने किस तरह से आपका खेल बिगाड़ दिया। आप बैकफुट पर आ गए, मायावती फ्रंट फुट पर आ गई, तो मायावती को बाउंसर मार रहे हैं हनुमान बनकर बीजेपी के रामदास अठावले। सीधा खेल ये है ना? नहीं संदीप जी, हाँ, संदीप जी, ऐसी बात नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना आज नई है। ये तो कम से कम अगर इतिहास इसका देखा जाए तो 400-500 साल से तो लगातार दिख रहा है। अच्छा। और खासतौर से दलित समाज का की उत्पत्ति का अगर इतिहास 400-500 साल पुराना ही है। न कहीं मैं कहूँ हजारों साल पुराना है। ढोर पिशाच शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये 200-400 साल पुरानी कहावत है। तो ये नहीं, अगर संदीप जी, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये भी तो तुलसीदास ने 400-500 साल पहले लिखा था। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैं तो पूनिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, जमाने की बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। अनुसूचित जाति का जो, देखिए, अनुसूचित जाति का जो अगर डिफिनेशन किया जाए तो उसका 2 ही आधार है। पहला तो ये कि हिंदू फोल्ड की वो जातियां जो जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता हो, यानी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती हो, और दूसरा आधार है हिंदू फोल्ड की वो जातियां जिनके साथ जो अनक्लीन ऑक्यूपेशन में, गंदे अस्वच्छ व्यवसाय में लगी हो। तीसरा कोई आधार नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, उसमें भी आऊंगा मैं, उस पर भी आपके विचार बड़े दिलचस्प लगे। मैं पढ़ रहा था आपका विचार, ला देगा नहीं, उसके बारे में बात करूंगा। पर ये खालिश राजनीति हो रही है क्या पीएल पूनिया साहब? या वक्त ये आ गया है कि दलित हिंदू धर्म छोड़ दें, रामदास अठावले की बात मानी जाए? 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो हनुमान बने हुए। 1 मिनट रुकिए विजय जी, देखिए मैं आपको वक्त देता हूं, फिर आप चलते रहते। समाधान कोई सोच नहीं रहा है। विजय जी, देखिए, दूसरों को वक्त दीजिए ना, ये आप हमेशा करते हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, पर ऐसा ना कीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। पीएल पूनिया साहब या तो वो हनुमान बन गए हैं बीजेपी के,
सीधी सियासत हो रही है कि फ्रंट फुट पर आ गई मायावती तो किसी तरह से बैक फुट पर किया जाए, ये हो रहा है? या दरअसल उनकी बात में दम है, हिंदू धर्म में दलितों के लिए जगह ही नहीं बची तो सब दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, ये रामदेव अठावले का तर्क है। पूनिया साहब, देखिए, रामदास अठावले जी एक मस्त अंदाज से बात करते हैं। मैं समझता हूं कि उसी अंदाज से उन्होंने बात की है और जो बात शुरू हुई वो दलित उत्पीड़न से लेकर बात हुई और जिस प्रकार से चिंता व्यक्त करती हैं मायावती जी, उस पे आपत्ति दर्ज करते हुए उन्होंने उनके ऊपर ये बात कही कि बाबा साहब के अनुयायी अगर मानते हैं तो वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें। हाँ। मैं ये मानता हूं कि किस धर्म में कौन जाए ये अपने व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, उसमें कोई ना सुझाव दे सकता है ना कोई बाध्यता इसकी हो सकती है। हाँ, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और 22 प्रतिज्ञाएं वो पूरे समाज के लिए थी। उन्होंने ये तो कहा ही था कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं, उसके साथ साथ ये कहा था कि समाज में जो कुरीतियां हैं वो बंद होनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब बातें भी की थी। और मैं समझता हूं कि कोई भी धर्म कोई भी अपना स्वीकार करें रखें, लेकिन बाबा साहब ने जो बातें कही हैं अगर उनका पालन करते रहें, समाज अगर इकट्ठा हो जाए, जब उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, अगर वही बात मान ली जाए तो मैं समझता हूं कि समाज का भला होगा। तो आज गुजरात में जो दलित समाज के लोग इकट्ठे होकर एक ताकत अपनी दिखाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही तो मुंबई में भी हमने देखा, वो जिन्होंने आंदोलन शुरू किया गुजरात में, गुजरात में जो आंदोलन शुरू किया वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत धर्म से स्वीकार किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब की बात को मानते हुए, तो मतलब मोटी तस्वीर क्या ये उभर कर आ रही है जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया। पीएल पुनिया साहब, एक मिनट, की बात को मानते हुए जो संगठित होकर संघर्ष करते हैं, यही बाबा साहब की बात है। नहीं, तो मैं आज की बात करता हूँ ना, तो हनुमान बनकर आ रहे हैं क्या बीजेपी के संकट मोचक बनकर आ रहे हैं? देखिए, जब रामदास अठावले हमारे सम्मानित मित्र हैं, लेकिन जब वो बीजेपी सरकार में आए, जब बीजेपी की तरफ से वो राज्यसभा में आए, तो उनकी भूमिका तय हो गई। देखिए, एक मिनट बोलने दीजिए। तो उनकी भूमिका तय हो गई कि अब रामदास अठावले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हिस्सा हैं। वो जो भी काम करेंगे, उनका जो भी बयान होगा, वो सरकार के समर्थन में होगा, भाजपा के समर्थन में होगा, एनडीए के समर्थन में होगा, और वो ये कोशिश करेंगे कि अंबेडकरवाद को आरएसएस के तरीके से, भाजपा के तरीके से डिफाइन करे। नहीं, पर इसमें मायावती अंबेडकर की दुहाई देती रहती हैं, तो अंबेडकर के रास्ते पर क्यों नहीं चलती? सवाल तो ये भी होगा ना। ये बिल्कुल सवाल है और मायावती को जवाब देना चाहिए। हाँ। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 की ये जवाब क्या आ रहा है? आज हमारे कार्यक्रम में प्रवक्ता आने को तैयार नहीं, सीधी एक स्टेटमेंट आ गई कि नहीं, दलित वोटों को बांटने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वो खुलकर क्यों नहीं आते सामने इस बारे में? देखिए, अब मायावती जी माने ना माने, रामदास अठावले माने, कोई माने ना माने, कोई दलित नेता, लेकिन इस देश में देर सवेर इस देश को खास तौर से दलितों को बौद्ध धर्म की तरफ जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें बीजेपी तो मायावती को कौन सी ताकत रोक रही है? दोनों तरफ का गेम करना है। बिल्कुल, मायावती को ताकत रोक रही है। उसको ये डर है, उसको अपर कास्ट का वोट नहीं मिलेगा, उसको बैकवर्ड कास्ट का वोट नहीं मिलेगा, उसको जो लोग, तो उस खेल में फंसाने की कोशिश की है रामदास अठावले ने। देखिए, मुझे लगता है रामदास अठावले खुद फंसे हुए हैं। हाँ। और मायावती नहीं, वो तो है ही। अब मुस्कुराने लगे विजय सोनकर शास्त्री, लेकिन मुस्कुराने की वजह क्या यही है कि अब मायावती पर चर्चा शुरू हो जाएगी, बहुत अपनाते, उन्ना कहीं पीछे चला जाएगा, हाशिए पर चला जाएगा, फिर दयाशंकर की बातें नहीं होंगी। यही खेल है ना, इसीलिए तो आप मुस्कुराने भी लगे विजय भाई, यही तो खेल है। नहीं, हम मुस्कुरा तो इस बात के लिए रहे हैं
संदीप जी कि आप विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत अपनी क्षमता और योग्यता रखते हैं। हाँ। हम आपको केवल वो सत्य बताना चाहते हैं जो अंबेडकर और मायावती के संदर्भ में यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं हमारे चिंतक। नहीं उन्ना के बारे में डॉक्टर अंबेडकर उन्ना में देरी क्यों हुई? मनुस्मृति को जला दिया जी। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? दयाशंकर सिंह क्या हो रहा है? अब दयाशंकर की बीवी को आप संकट मोचक बनाकर ला रहे हैं, उन्हें ही चेहरा बना सकते हैं। ये हो रही है ना राजनीति, ये गेम घुमाने की कोशिश है। ये सब राजनीति। संदीप जी, मैं बहुत आजकल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते बात हैं। पूरी होने जी, की। बोलिए विजय जी। और सोनकर शास्त्री जी भी अम्बेडकर साहब को मानते हैं। आप क्यों नहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित होते? आपको भी दीक्षित होना चाहिए। अगर आप दीक्षित नहीं होते, अगर आप बुद्धिस्ट में कन्वर्ट नहीं करते, तो आप भी अम्बेडकरवादी नहीं है। बोलिए विजय भाई। देखिए संदीप जी, इसी का मैं उत्तर दे रहा था कि 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन कर दिया, जला दिया, और 1935 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की बात भी कही। पर ये तो सारे लोगों को पता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में एक किताब लिखा था जिसका नाम था दी अनटचेबल। दी अनटचेबल के पेज नंबर 99 पर उन्होंने लिखा था कि देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनु इरा, सुधराज एंड अंतेज वाज नेवर अनटचेबल इन इंडिया। ये तो किसी को पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनु और मनुस्मृति को क्लीन चिट दिया है, लिखित। क्या अंदाज है इस देश में? डॉक्टर अंबेडकर को न जानने वाले लोग आज ये क्लेम करते हैं कि वो डॉक्टर अंबेडकर अम्बेडकराइज्ड हैं। उसमें आपके भी कुछ विचार हैं। हो रहा है विजय भाई, उसमें आपके भी कुछ विचार हैं। पिछले साल की यात्रा जो एक राष्ट्रीय अखबार को लाल टपका रहे हैं, वो बंद करके जरा अंबेडकर को समझने की कोशिश करें। और विजय सोनकर शास्त्री को भी समझने की कोशिश करें लोग। विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ हैं, इनके विचार भी पिछले साल एक राष्ट्रीय नहीं, मैंने तो पेज नंबर कोट किया है। सुनिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, अम्बेडकराइज मैं कर रहा हूँ ना। सुनिए तो, चुनौती दे रहा हूँ। आपकी बात भी तो बता दूं दर्शकों को। आपका ये कहना है कि जो आप अंबेडकर की बात उसको और आगे बढ़ाकर ले गए कि शेड्यूल कास्ट तो थे ही नहीं 200-400 साल पहले तक। कुछ ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय इस्लाम धर्म किसी भी कीमत पर कबूलने को तैयार नहीं थे, मरने को तैयार नहीं थे। उनके धर्माभिमान, स्वाभिमान, राष्ट्राभिमान को नष्ट करने के लिए उन्हें नाइट सॉइल कैरी करने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें मोची बनाया गया, तभी शेड्यूल कास्ट आई। ये मुसलमानों की देन है। ये आपका एक विचार आया था पिछले साल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये मुसलमानों की नहीं, विदेशी आक्रांता शासकों का देन है। आपने विदेशी आक्रांता शासकों का देन है। आपने मुस्लिम इन्वेडर्स कहा। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं, मतलब इस्लाम ने, उसे भारतीयों का इस्लाम कोई लेना देना नहीं, न भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना, न उसको भारत के किसी तो मुस्लिम इन्वेडर्स ना। पुयल पुनिया साहब कुछ कहेंगे आप इसके अंदर भी? ये देखिए खेल काफी बड़ा है। ये जलेबी बनाई जा रही है, जलेबी भी नहीं है, इमरती बनाई जा रही है। देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। देखिए भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि वो मनुवाद से हटके बात नहीं करना चाहते। भारतीय संविधान में उतनी आस्था नहीं है, बल्कि उनके मनुवाद के जो दिखाया गया रास्ता उसी में पूरी तरह से आस्था है। ये जरूर कहेंगे कि हम दलितों के हितैषी हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने दलितों के लिए जब 2 साल से ज्यादा सरकार आ गई, इन्होंने क्या किया है? हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर भैया अपना रुख स्पष्ट कर दीजिए। वो संविधान संशोधन लेके आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में कोई गुंजाइश नहीं है अब किसी भी तरह के रोजगार की। तो इसके बारे में 10 साल आपके पास भी तो थे। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में, कानून के बारे में प्रधानमंत्री से मिल के हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करते। 10 साल आप क्या कर रहे थे? आप देश में नहीं रहते हैं दुनिया जी, वोट इनको चाहिए। हाँ। अगर देश में है तो हमने तो देखा नहीं कि संविधान संशोधन करके पार्टी की राज्यसभा से पास के 2 साल राज्यसभा से पास और 2 साल राज्यसभा से उन्होंने योजनाएं राज्यसभा से पास कराया था, के लिए, राज्यसभा से हमने पास कराया था, लोकसभा में भी
लोकसभा में भी लेके गए थे, लोकसभा में भी लेके गए थे, हम लोकसभा में भी लेके गए थे। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध करके उसको नहीं आगे बढ़ने जा रहा है। दलित समाज के लिए, दलितों के लिए उसके बारे में आपने हमेशा विरोध किया और आज भी उसमें चर्चा, उसमें भी आज चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा ये है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा ये केवल बात करने में खूब बात आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाया है। खूब बात पर आप लोगों ने क्या किया? खूब बात करिए। हमें तो वही नहीं, हमारे इसको जो हमको तकलीफ है, जो हमको तकलीफ है, जो दलित समाज को तकलीफ है। आप दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों की एक ही सरकार है और एक ही सरकार थी। आप लोगों ने आज तक रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर पर, आरक्षण के पंखों पर, दलितों की सामाजिक आर्थिक हिस्सेदारी सरकार में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, डिफेंस में बढ़ाने के लिए आपकी दोनों की सरकार ने क्या किया? पर आप दोनों केवल राजनीति, कीचड़ उछालने का काम कर रहे ये हैं। कीचड़ उछालने की ही राजनीति तो है ना कि असल मुद्दे उन्होंने में क्या हो रहा है। 1.5 लाख दलित सड़कों पर निकल आते हैं मुंबई में, वो पीछे चले जाएं, वो चर्चा में ही ना आए। मीडिया कवरेज में, मीडिया का होने के नाते मैं खुद थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि दलित वहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 1.5 लाख की तादाद में मुंबई की सड़क पर निकलते हैं और वो आंशिक रूप से कवरेज होती है, उसकी कवरेज ही नहीं हो पाती। भारती जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं हाँ। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है। नहीं 10 साल में क्या किया? रिजर्वेशन की निजी क्षेत्र में आरक्षण देने से कौन रोक रहा था आपको? और निजी क्षेत्र में दलितों को आरक्षण देने के लिए कौन रोक रहा था? पूनिया साहब, भारती जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं 10 साल आप राज किया है आपने पूरा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि निजी क्षेत्र आरक्षण की लड़ाई जितनी ज्यादा लंबी खिंची, उसके पीछे कमेटी पे कमेटी, ये जलेबी बनाने का जो सरकारों का तरीका है, दलितों को जलेबी बनाकर अब धोखा नहीं दिया जा सकता। तो दलित अत्याचार पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, राजनीति करना चाहते हैं। एक दूसरे पर लांछन लगा दो, कीचड़ उछाल दो, यही खेल हो रहा है। दोनों बातों, दलित अत्याचारों पर पूनिया जी, हमारे सम्मानित पूनिया जी अभी चेयरमैन हैं, सोनकर शास्त्री जी पहले चेयरमैन थे, उनको बताना चाहिए कि उनके होने के बावजूद दलितों पे अत्याचार रोकने के लिए कोई कारगर तरीका अभी तक क्यों नहीं बन पाया, बताना चाहिए दोनों को। विजय सोनकर शास्त्री, आप दोनों से आखिरी सवाल, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जब दोनों लोगों ये जुबानी जमा खर्च कब तक होगा? तो ये बताइए कि क्या कमीशन का चेयरमैन किसी पार्टी का प्रवक्ता हो सकता है? ये अब किन बातों पर आ गई बात है? मुझे ये बताइए, चेयरमैन किसी पार्टी के प्रवक्ता दलित महफूज कब महसूस करेगा? दलित महफूज कब महसूस करेगा? क्या राजनीति होती रहेगी? नहीं किया हो, दलित के नाम पर वोट मांगते रहो, यही होता रहेगा। आप दोनों अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अभी पूनिया जी हैं और आपकी जवाबदेही है कि दलितों पे अत्याचार रुकने के लिए सरकार को इस तरह से दबाव दिया जाए, वो मशीनरी बने। आप बताइए पिछले 20 साल में क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी है वो मशीनरी? 10 सेकंड देता हूं मैं विजय सोनकर शास्त्री में आ रहा हूं। पीएल पूनिया साहब, आपको कंक्लूडिंग कमेंट दूंगा। विजय सोनकर शास्त्री, वो मैकेनिज्म, वो ढांचा क्यों नहीं बना अभी तक? 15 सेकंड रिस्पॉन्ड करने के लिए। जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपने कार्यक्रम में इस तरह का ढांचा जहां दलित महसूस करे। आपको संदीप जी मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने लगातार दलितों के सामाजिक, आर्थिक और हर तरह के उत्थान के लिए पूरा प्रयास किया है और उनके लिए हमने देखा बनाई है। ये प्रयास किया है। हरियाणा में आपकी सरकार में दलित लड़की पर दोबारा बलात्कार हुआ, ये आपकी सरकार ने किया है। आपका मुख्यमंत्री है हरियाणा में, गुजरात में आपका मुख्यमंत्री है, सारी चीजें मध्य प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री है। बताइए दलितों पर अत्याचार क्यों नहीं रुकते वहां पर? क्यों हो रहे वहां पर अत्याचार? जब भी चर्चा होती है दलितों को लेकर, पुलिस तो कहीं ना कहीं हम पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं, हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं। जो आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है हमारी व्यवस्था में, हमारे मानस में, वहां तक बात कभी पहुंच नहीं पाती है, आज भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विजय सोनकर शास्त्री, पीएल पूनिया और अशोक भारती। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।